नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय का आज हम प्रश्नावली नंबर 3 और 2 को हल करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। शुद्ध एनसीईआरटी हमारा रहेगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक ना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना। डेली आपको क्लास मिलता रहेगा, डेली आपको क्लास मिलता रहेगा एनसीईआरटी का। क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं सीमित है, अदरवाइज ये बहुत आगे तक गई है। तो एनसीईआरटी हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक ना। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली नंबर 1.2 को समझेंगे। ठीक ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो हमारा सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। सिंपल बोर्ड में क्या होता है, पहले लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है और मिटाना पड़ता है। क्लियर ना। और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया प्रश्नावली में, ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के समझेंगे। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते, क्या दिया गया है प्रश्नावली नंबर 1.2 का। पहला है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक ना। अब देखिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है, हम आपको क्लास नंबर 2 में समझाए हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब ये हो जाता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो या कोई समुच्चय ना हो, जिसको हम बोलते हैं शून्य समुच्चय, वही हमारा होता है रिक्त समुच्चय। ठीक ना। इसका सिंबल होता है फाई। ठीक ना। फाई का मतलब ये हो जाता है इसमें तो कोई भी अवयव नहीं है, कोई समुच्चय नहीं है, लेकिन ये सभी का उप समुच्चय है। ये क्या है, सभी का उप समुच्चय है। क्लियर ना। ये सभी का क्या है, उप समुच्चय है। तो आइए देखते हैं पहले वाले में पहला क्या दिया गया है। 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, 2 हमारी दी गई है, 2 से कितनी संख्याएं कट सकती हैं ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत सारी संख्याएं कट सकती, लेकिन कितनी संख्या दी गई है ये हमें नहीं पता है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता। मतलब ये अपरिमित संख्याएं हैं। जब अपरिमित रहेगा तो वहां पर हमारा समुच्चय तो बनेगा ही नहीं। जब समुच्चय नहीं बनेगा तो वह हमारा रिक्त समुच्चय होगा नहीं। तो जो पहला वाला हमारा है, क्लियर ना, जो पहला वाला हमारा है वो गलत है, मतलब ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक ना। दूसरा वाला क्या दिया गया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्लियर ना। सम अभाज्य, सम का मतलब क्या हो जाता है, जो कट सके, जिसको हम काट सकते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये इसको भी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। जब इसको भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो हमारा दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये भी हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, इसका उदाहरण नहीं है। ठीक ना। आइए हम देखते हैं तीसरा वाला क्या दिया गया है। यक्स एक प्रकृति संख्या है, यक्स लेस देन 5 और साथ ही साथ यक्स ग्रेटर देन 7। ये जो हमारा है एक रिक्त समुच्चय कैसे है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यक्स लेस देन 5 दिया गया है, फिर एंड में करके दिया गया है यक्स ग्रेटर देन 7। मतलब यहां से क्या हो जाता है, 5 से और 7 के बीच में एक संख्या रहती है। क्या रहती है, 5 से 7 के बीच में एक संख्या रहती है। ठीक ना। तो क्या अच्छा है, तो मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वह हमारा परमित हो जाएगा, और जिसको नहीं गिन सकते अपरमित हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया है। ठीक ना। तो तीसरा वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब यह रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। समझ में आई बात ना। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग बढ़िया तरीके से एक बार समझिएगा। ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक ना, कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है। ठीक ना। और ये चौथा क्या दिया गया, बोल रहा है किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। जब 2 उभयनिष्ठ बिंदु रहेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु यहां पर दिया गया, एक बिंदु यहां पर दिया गया, जब समांतर रेखा जाएगी तो दोनों को काटते हुए जाएगी। ठीक है, दोनों बिंदुओं पर रहेगी तो किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, हमारा है क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। समझ में आई बात ना। ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं समझ में आया। पहले में 4 दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले में 4 दिया गया है। ये क्लियर है ना। पहला वाला हमारा क्या रहेगा, रिक्त समुच्चय नहीं, दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं, तीसरा समुच्चय और चौथा रिक्त समुच्चय। क्लियर ना। 2 रिक्त है, 2 अरिक्त है और 2 रिक्त है। समझ में आई ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परमित और कौन अपरिमित है। क्या है, कौन परमित और कौन अपरिमित है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दे रहा हूं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट।
क्या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का मतलब यानी कि परिमित और अपरिमित क्या हो जाता है। मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि परिमित का मतलब ये हो जाता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक ना, जिसकी एक सीमा होती है, मतलब यहां से शुरू हुआ यहां पे जाके खत्म हो गया, तो मतलब इसको हम गिन सकते हैं। लेकिन अपरिमित का मतलब हो जाता है जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब कहां तक गई है इसको हम नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो जिसको हम गिन सकते हैं वह परिमित है, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वह क्या हमारा है, अपरिमित है। समझ में आई बात ना। चलिए अब समझते हैं क्या दिया गया, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। पहला वाला दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, यह सभी को पता है। तो 12 महीने होते हैं तो 12 को हम गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको हम गिन दिए हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं वह हमारा क्या रहेगा, परिमित रहेगा। लिखेंगे हम परिमित, यानी कि पहला वाला हमारा सही रहेगा, यानी कि परिमित रहेगा। क्लियर ना, जिसको हम गिन सकते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है, बोल रहा है दिया गया है 1 2 डॉट डॉट करके 3 तक दिए गए, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया गया। तो मतलब यहां पर क्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते, यह अपरिमित है। क्या दिया गया, अपरिमित है, तो दूसरा वाला हमारा अपरिमित हो जाएगा। क्लियर ना, अपरिमित क्यों हो जाएगा अपरिमित, क्योंकि दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया गया, मतलब ये कहां तक संख्या गई ये हमें नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वह हमारी अपरिमित हो जाएगी। क्लियर ना, तो दूसरी वाली हमारी क्या हो गई, अपरिमित हो गई। तीसरा में क्या दिया गया है, तीसरा में क्या दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है 100 तक जाके खत्म हो गया है, तो हम इसको गिन सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट है 100 पे खत्म है, तो बीच की सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। क्लियर ना, परिमित। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए चौथा वाला क्या दिया गया है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। चौथा वाला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 100 से बड़े तो मतलब कहां तक गए हैं ये हमें नहीं पता है। अगर 100 से कम बोलता तो कुछ बात हो सकती है, मतलब गिन सकते हैं। लेकिन 100 से बड़े यानी कि कहां तक है, अनंत तक है, जो गिन नहीं सकते हम जिसको, वह हमारा अपरिमित, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक ना। पांचवा वाला क्या दिया गया है, 99 से छोटे अभाज्य गुणांकों का समुच्चय, मतलब 99 से कम, 1 से स्टार्ट हुआ या 0 से स्टार्ट हुआ तो 99 यानी कि 100 के अंदर अंदर में, मतलब हम इसको गिन सकते हैं। जब हम इसको गिन सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित। अपरिमित यानी कि फाइनाइट, सॉरी परिमित यानी कि फाइनाइट, अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, परिमित फाइनाइट, अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, परिमित यानी कि फाइनाइट। समझ में आया कि नहीं। पहला वाला हमारा रहेगा परिमित, दूसरा वाला अपरिमित, तीसरा वाला हमारा रहेगा परिमित, चौथा वाला अपरिमित, पांचवा वाला हमारा रहेगा परिमित। क्लियर ना। चलिए आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए मैं आपको कई बार बोल रहा हूं ये डिजिटल बोर्ड है, ये सिंपल बोर्ड है, अगर इसमें लिखेंगे तो बहुत ही टाइम जाएगा हमारा। ठीक ना। तो अब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं, हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे बोर्ड पर समझा दे रहा हूँ आपको, है कि नहीं है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर भी वही चीज पूछ दिया हमसे है। ठीक ना। तो पहला वाला क्या बोला है, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्ष अक्ष के समांतर मतलब हमारे पास कोई एक रेखा गई है, इसको हम यक्ष बोल देते हैं, इसको हम वाई बोल देते हैं। ठीक ना। तो यक्ष अक्ष के समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कहां तक है ये हमें नहीं पता है। रेखा तो गई है लेकिन कहां तक गई है रेखा ये भी हमें नहीं पता है। मतलब जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं या जिसका हमें पता नहीं होता है वो क्या होता है, अपरिमित होता है। क्लियर ना। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक ना, इनफाइनाइट। ठीक ना। अब दूसरे वाली की हम बात कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। 26 अक्षर होते हैं, गिन सकते हैं, ए से शुरू हुआ जेड पे खत्म हो गया, जिसको हम गिन सकते हैं हमारा परिमित हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये पहला वाला हमारा अपरिमित है, दूसरा वाला परिमित है, यानी कि फाइनाइट है। क्लियर ना। तीसरा वाला क्या दिया गया है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, मतलब ऐसे कितनी संख्या है जो 5 के गुणज है कि नहीं, 5 से हम गुणा कर सकते हैं, तो मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं। ये हमारा क्या है, अपरिमित है।
इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि ये कहां तक संख्या गई ये हमें नहीं पता है। एक नियमित या एक निम्न सीमा तक रहती है जिसको हम गिन सकते हैं, वह ही हमारा परिमित होता है। जिसको हम नहीं गिन सकते वो हमारा अपरिमित होता है। क्लियर ना? अब बात कर लेते हैं चौथे की। चौथा क्या दिया गया है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर तो बहुत सारे जानवर है, ठीक ना? ये समुच्चय हो जाएगा इसका, एक क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा, यानी कि समुच्चय, यानी कि फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट हो गया, ठीक ना? पांचवा क्या दिया गया है? मूल बिंदु जीरो से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या या समुच्चय। जीरो से कौन से वृत्त जाएगी भैया? वृत्त कहां पे जाती है? रेखा तो जाती है जीरो से जीरो, वृत्त तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं, इतना आपके अंदर काबिलियत है कि सोचने के लिए, है कि नहीं है? तो पहला वाला हमारा अपरिमित, क्लियर ना? दूसरा हमारा हो जाएगा परिमित, और तीसरा हो जाएगा अपरिमित, चौथा परिमित, पांचवा अपरिमित हो जाएगा। समझ में आई बात ना? तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? चलिए, बहुत ही सिंपल दिया गया है ना? चलिए अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथा वाला क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से बताइए ए बराबर बी है या अथवा नहीं। क्या है? ए बराबर बी है या नहीं, हमें ये बताना। पहले वाले में दिया गया है ए, दिया गया है ए में दिया गया है समुच्चय, ए में दिया गया है ए बी सी डी, ठीक ना? और बी में क्या दिया गया है? डी सी बी ए। तो बराबर समान समुच्चय का मतलब क्या हो जाता है? हम आपको बोले हैं समान समुच्चय का मतलब ये होता है कि जिसके सभी अवयव आपस में बराबर हो, यानी कि दोनों समुच्चय के अवयव या कंपोनेंट आपस में बराबर होते हैं, वो हमारा होता है समान समुच्चय। लेकिन इसमें अंतर क्या है? अगर आगे पीछे करके लिखा गया है तो उससे में नहीं मतलब है। कंपोनेंट होने चाहिए, अवयव हमारा होना चाहिए, बस अंतर ये होना चाहिए। आगे पीछे करके लिखा गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? तो जो हमारा यहाँ पे पहला वाला होगा वो क्या होगा? ए इक्वल बी होगा। क्या होगा? ए इक्वल बी होगा, क्योंकि कंपोनेंट हमारे सेम है। आगे पीछे करके लिखा गया उससे में नहीं मतलब है, कंपोनेंट है, ये कंफर्म है। क्लियर ना? तो पहला वाला हमारा क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है, ए बराबर बी, ठीक ना? दूसरा वाला क्या दिया गया है? दूसरे वाले में दिया गया है, ए में दिया गया है, क्या दिया गया है? 4 8 12 16, 4 8 12 16 दिया गया, ठीक ना? बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है 8 4 16 18, 8 4 16 18। तो अब आप यहां पर बताइए कि क्या ये दोनों समुच्चय के कंपोनेंट बराबर हैं? दूसरे वाले में क्या बराबर है? नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है, इसमें 16 है, इसमें 16 है, इसमें 12 इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 इसमें 18 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जब बराबर रहेंगे तभी हम बराबर लिखेंगे, अगर बराबर नहीं रहेंगे तो नॉट इज इक्वल, यानी कि ए नॉट इज इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर में नहीं है। क्लियर ना? समझ में आई बात ना? चलिए, तीसरा वाला क्या दिया गया है? 2 4 6 8 10, ठीक ना? और यहां पर क्या दिया गया हमारा है? बी में सम धन पूर्णांक है x लेस देन इक्वल 10। क्या दिया गया? लेस देन इक्वल 10 दिया गया, ठीक ना? जब ये दिया गया है तो लेकिन यहां पे समझिएगा, ए में क्या दिया गया है? 2 है, ठीक ना? 4 है, 6 है, 8 है और 10 दिया गया है। और बी में क्या दिया गया? सम धन पूर्णांक को, क्योंकि सम बोला तो ये सभी संख्या क्या है? सम है। 2 4 6 8 10, ये सभी संख्या क्या है? सम है, जो कट सकती है। जब ये सम है तो x बराबर के x लेस देन इक्वल 10 दिया गया, मतलब 10 से कम, यानी कि सभी सम है। तो ये जो हमारा तीसरा वाला रहेगा, ये क्या रहेगा? a इक्वल बी रहेगा। क्या रहेगा हमारा? a इक्वल बी रहेगा। समझ में आई बात ना? क्योंकि सम बोल रहा है, अगर यहाँ पर विषम बोल दे रहा था तब ये हमारा समान नहीं रहता है, ठीक ना? और चौथा हमारा क्या बोल रहा है? a इक्वल यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। बी में क्या बोल रहा है? 10 15 20 25 30, ये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक अंतर है, जो 10 के गुणज होते हैं, 10 के गुणज होता है 5 होता है, 15 होता है और 25 होता है। क्या होता है? 5 होता है, 15 होता है, 25 होता है, ठीक ना? तो लेकिन यहाँ पर देखिएगा बी में ना ही 5 दिया गया है, 15 दिया गया है, ना ही 15 दिया गया, 25 दिया गया, मतलब एक गुणज नहीं है। तो जब एक गुणज नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए नॉट इज इक्वल टू बी, मतलब ए जो है बी के बराबर में हमारा नहीं है।
समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? तो पहला वाला क्या है, बराबर है, दूसरा वाला ना बराबर है, तीसरा वाला बराबर है, चौथा वाला भी हमारा बराबर नहीं है। ये चीजें दी गई हैं। समझ में आई बात ना? तो ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक ना? अब आइए पांचवा समझते हैं। पांचवा क्या दिया गया, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म है, कारण सहित बताइए। ठीक ना? क्या ये जो समुच्चय हमारे पास दिए गए हैं क्या ये युग्म है, समुच्चय युग्म समान है? अब देखिएगा यहाँ पर पहले वाले में दिया गया है, ए में दिया गया है 2 है, और क्या दिया गया है 3 दिया गया है। क्लियर ना? और बी में क्या दिया गया है, समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स दिया गया है प्लस 6 दिया गया है, इक्वल में 0 दिया गया है। ठीक ना? इक्वल में क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। अगर हमें इसको तोड़ना रहेगा तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसी संख्या देखेंगे जो कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ठीक ना, प्लस में 6 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक ना? तो यक्स एक को साथ में देखेंगे, यक्स स्क्वायर ले लेंगे हम, प्लस में यहां से ऐसे करेंगे हम, यहां से इसको साथ में लेंगे और इसको साथ में लेंगे। ठीक ना? तो यक्स को कॉमन करेंगे, यक्स को कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 2 मिल जाएगा। क्लियर ना? फिर यहाँ पे 3 को कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यक्स प्लस 2 मिल जाएगा, बराबर में 0। तो यक्स प्लस 2 एंड यक्स माइनस यक्स प्लस 3। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर -2। क्या हो जाएगा, -2। एंड यही चीज यक्स प्लस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर -3। तो यहाँ पे देखिए जो यक्स की वैल्यू आ रही है, यक्स की वैल्यू एक -2 आ रही है एंड एक -3 आ रही है। तो ए में क्या दिया गया है, पहले वाले में क्या दिया गया, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, सभी क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव है। जब सभी के सभी पॉजिटिव है पहले वाले में, तो जो हमारा बी वाला समुच्चय है वो क्या है, बी वाला समुच्चय हमारा क्या, -2 है एंड -3 है। तो क्या ये समान युग्म है? पहले वाले में तो सभी पॉजिटिव है, दूसरे वाले में सभी निगेटिव है, तो क्या ये हमारा समान है? नहीं समान है। तो हम इसको क्या करेंगे, समान नहीं है तो हम लिखेंगे ए नॉट इज इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे, पहले वाले में ए नॉट इज इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू बी लिखेंगे। क्लियर ना? ये दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरे वाले में दिया गया है शब्द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर। क्या है, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर दिया गया। ठीक ना? बी, ये तो ए में हो गया। अब ये बी में क्या दिया गया है, WOLF दिया गया है। ठीक ना? ये एक अक्षर दिया गया। तो क्या ये समान युग्म है? तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल बी। क्यों लिख सकते हैं ए इक्वल बी? अब आप ये बोलोगे कि सर जी इसमें फॉलो दिया गया, इसमें होल दिया गया है ना? तो यहाँ पे अगर हम रोस्टर रूप की बात करें तो रोस्टर रूप का नियम लगाएंगे तो रोस्टर रूप का नियम ये कहता है कि एक शब्द को हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या है, एक शब्द को हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यफ एक बार दिया गया, यफ का प्रयोग हम एक बार किए हैं। यल 2 बार दिया गया तो यल का प्रयोग हम एक बार किए हैं। ओ 2 बार दिया गया तो ओ का प्रयोग हम एक बार किए हैं। डब्ल्यू एक बार दिया गया तो डब्ल्यू का प्रयोग हम एक बार किए हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा रोस्टर रूप के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। किसके रूप में देखेंगे, रोस्टर रूप के देखेंगे तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हमारा क्या है, ये एक युग्म बनेगा। क्लियर ना? ये तो रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी आप अपना हिसाब देख लीजिएगा। ठीक ना? ये तो रहा 5वां क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन यानी कि इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट वाला यानी कि आखिरी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक ना? देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला क्या दिया गया है, ए में 2 4 8 12 दिया गया। ठीक ना? बी में क्या दिया गया, 1 2 3 4 दिया गया। सी में 4 8 12 14 दिया गया। डी में 3 1 4 2 दिया गया है। ई में -1 1 दिया गया है। एफ में 0 दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक ना? जी में क्या दिया गया है, 1 दिया गया, -1 दिया गया है। एच में 0 दिया गया है, 1 दिया गया है। तो समान समुच्चय का मतलब ये हो जाता है कि दोनों समुच्चय के कंपोनेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। आगे पीछे करके दिया गया उससे में नहीं मतलब है। ठीक ना? ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 2 4 8 12। ठीक ना? इसका कोई भी समुच्चय जो है मिल रहा है कि नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है?
30 को हटा दीजिए। जब नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। क्लियर ना। अब देखिएगा बी को देखेंगे हम, बी में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया है। क्लियर ना। अब देखिए इसका कोई मिल रहा है, डी में देखिए, डी में मिल रहा है 3 1 4 2, क्या है डी में क्या दिया गया है, 3 1 4 2, यानी कि इसमें 2 भी है, 2 है, 3, मतलब ये सभी के सभी क्या है, बराबर। तो इस हिसाब से बी बराबर डी हो जाएगा। एक तो कंपोनेंट हमें मिल गया, ठीक ना, दोनों आपस में सेम है, एक तो मिल गया। कुछ और देखते हैं, ई देखेंगे, जी देखेंगे, क्या है ई देखेंगे, ई में क्या दिया गया है, -1 एंड 1, ठीक ना। जी में क्या दिया गया है, 1 दिया गया, -1 दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा ई बराबर जी, ये दोनों भी आपस में मिल रहे हैं, मतलब 2 मिल गए, बाकी और नहीं दिख रहा है। क्लियर ना। तो कहने का मतलब ये है B बराबर डी, ई बराबर जी, यानी कि दोनों क्या है, आपस के कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा B बराबर डी एंड ई बराबर जी हो जाएगा। समझ में आई बात, कहीं समझ में आई है, बिल्कुल आसान है। ये पहला वाला समुच्चय है, पहला वाला प्रश्नावली हमारा। अब देखिएगा किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो वो प्लीज कमेंट कर सकता है, ठीक ना। उसके लिए हमेशा के लिए कमेंट बॉक्स खाली है। ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर ना। छठा क्वेश्चन हमारा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 1.3 के। तो हमारा पहला था, अब हम प्रश्नावली नंबर 1.3 की बात करते हैं। 3 में क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। रिक्त स्थानों में सेट या सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। क्या दिया गया है, भरकर सही कथन को बनाइए। पहले में क्या दिया गया है, पहले में 2 3 4 दिया गया। क्लियर ना। अब इसी के डॉट डॉट करके दूसरे में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 दिया गया। क्लियर ना। तो क्या एक सेट है, इसका क्या है, सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका कंपोनेंट है इसमें सभी में मिल रहा है, ठीक ना। इसके अलावा कंपोनेंट है उससे में नहीं मतलब है, मतलब हमें किससे है कि ये जो हमारा ए समुच्चय दिया गया है इसका कंपोनेंट हमारा इसमें दिया गया है, बस हमें ये ध्यान देना है, ठीक ना। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा सबसेट हो जाएगा। इसके अलावा कंपोनेंट दिया गया उससे में नहीं मतलब है, लेकिन ये 3 कंपोनेंट इस वाले में दिया गया, हमें इससे मतलब है। समझ में आई ना। ये तीसरा प्रश्नावली हमारा चल रहा है, फटाफट से आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ए बी सी, ठीक ना। इसमें बी डी सी दिया गया, बी सी डी दिए गए, ए बी सी दिए गए, मतलब ये नॉट कंपोनेंट है, क्योंकि इसका कोई मिलान ही नहीं है। जब कोई मिलान नहीं तो दूसरा वाला हमारी ये नॉट कंपोनेंट हो गया, ठीक ना। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये नॉट सबसेट है, ठीक ना। सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। ये पहला वाला हमारा उपसमुच्चय, दूसरा वाला हमारा नॉट उपसमुच्चय यानी कि नॉट सबसेट, ठीक ना। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला बोल रहा है आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये कैसे हो सकता है भैया, ये भी तो हमारा उपसमुच्चय नहीं है। विद्यालय के कक्षा 11 के विद्यार्थी हमारे हैं और हमारे विद्यालय के एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में हमारा कक्षा आता है, कक्षा में हमारा विद्यालय नहीं आता है कि नहीं है। क्लास में हमारा विद्यालय नहीं आता, विद्यालय में हमारा क्लास आता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये नॉट सबसेट हो गया। क्या हो गया हमारा, ये नॉट सबसेट हो गया, ठीक ना। चलिए चौथा वाला क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, फिर क्या बोला, डॉट डॉट करके, एक समान समतल में वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहां पर कैसे क्या होगा, आप लोग खुद ही सोचिएगा। समतल स्थिति में एक वृत्त दिया गया, तो वृत्त में एक त्रिज्या इकाई का 1 दिया गया है, तो ये भी तो हमारा नॉट सबसेट हो जाएगा। भैया इकाई यहाँ पे कहां से है, कैसे करेगा, समतल में है, एक समान समतल में है। समतल का मतलब एक अलग हो जाता है, एक समान समतल का मतलब एक अलग हो जाता है, तो ये भी हमारा नॉट सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। क्लियर ना। पांचवा वाला क्या दिया गया हमारा है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, डॉट डॉट करके दिया गया, किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत का स्थित और त्रिभुज का स्थित समान हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब समान नहीं हो सकता तो कैसे होगा भैया, ये भी हमारा नॉट सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा है वो नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। छठा वाला क्या बोल रहा है,
किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ठीक ना, क्योंकि किसी समतल में, समतल दोनों दिया गया है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज भी हमारा है, एक स्थित में एक त्रिभुज भी है, तो त्रिभुज तो हमारा स्थित हो सकता है, ठीक ना, त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सातवां वाला क्या दिया गया है, बहुत ही फटाफट में करा रहा हूं आपको। सातवां वाला क्या दिया गया है, एक समप्रकृत संख्या यक्स एक पूर्णांक है। यहां पर ये बात कर रहा है सातवें वाले में, एक सम संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है, तो मतलब ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सम और एक पूर्णांक दोनों क्या होते हैं, आपस के बराबर में चले जाते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से पहला देखेंगे तो पहले का पहला जो हमारा है सबसेट, दूसरा क्या है नॉट सबसेट, तीसरा नॉट सबसेट, चौथा नॉट सबसेट, पांचवा नॉट सबसेट, छठा सबसेट एंड सातवां सबसेट हमारा हो जाएगा। इस हिसाब से तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। समझ में आई बात ना। हमारे हिसाब से तो भैया बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो हमसे कमेंट में बात कर सकता है, ठीक ना। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्या दिया गया। इसमें भी दिया गया जांच कीजिए, जांच की निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर दिया गया है, पहले में ए बी, ठीक ना, फिर नॉट सबसेट के रूप में दिया गया है बी सी एंड ए। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है। यहां पे देखिएगा इसमें ए बी दिया गया है, इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिया गया है, इसमें दो कंपोनेंट दिए, इसमें नॉट सबसेट क्यों बोल रहा है भैया, ये नॉट सबसेट कैसे, सबसेट होगा ये, ठीक ना। तो मतलब ये क्या गलत है, ये क्या गलत है, ये सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट इसलिए होगा कि कम से कम दो कंपोनेंट तो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए दिया गया, यहाँ पर ए है, बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर, सिर्फ सी ही तो अलग है, तो दो कंपोनेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका जो कंपोनेंट होगा उसमें मिलना चाहिए, बाकी इसके अलावा कितने भी कंपोनेंट इसमें हो हमें उससे नहीं मतलब है। तो मतलब ये नॉट सबसेट करके गलत कर दिया, ये सबसेट होना चाहिए, ठीक ना। तो मतलब ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए दूसरा क्या दिया गया, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है ए है ई है, क्लियर ना। उसके बाद क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ भैया यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, सबसेट में करके दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर दिया गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर तो है ही, क्योंकि स्वर में क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है एंड यू होता है। ये क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर होते हैं। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ए है, ई है, तो ए ई तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग सभी लोग निशान मान लीजिएगा, दूसरा वाला हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक ना। तीसरा वाला क्या दिया गया है, तीसरा वाले में क्या दिया गया है, 1 2 3, क्लियर ना, सबसेट करके दिया गया है 1 3 5, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सही कि गलत है हमें ये बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी हमारा सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 3 कंपोनेंट हमारा यहाँ पर नहीं, सॉरी 1 मिनट, 3 कंपोनेंट, कम से कम 3 कंपोनेंट, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1 सेकंड। 3 कंपोनेंट यहाँ पर, 3 कंपोनेंट यहाँ पर भी है, ठीक है। 2 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये 1 का अंतर है, इसमें 2 इसमें 5 है, तो अंतर है, मतलब ये हमारा नॉट सबसेट हो जाएगा, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है, ये सबसेट नहीं है, ये नॉट सबसेट है, ठीक ना। चौथी की हम बात कर लेते हैं। चौथा क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक ना, फिर सबसेट में करके दिया गया है ए बी सी, ये भी हमारा सबसेट है, क्योंकि एक कंपोनेंट इसमें है तो एक कंपोनेंट इसमें भी है, बराबर है, सबसेट, ठीक ना। पांचवा वाला भी इसी प्रकार से दिया गया हमारा है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, एक इसका एक कोई समुच्चय नहीं है, इप्सिलॉन का मतलब हो जाता है कोई इसका एक बड़ा समुच्चय हो, ठीक ना, इसके अंतर्गत ये कंपोनेंट है। और सबसेट का मतलब हो जाता है कि इसका एक कोई उप समुच्चय हो, ठीक ना। यहाँ पे इप्सिलॉन दिया गया, पांचवे वाले में क्या दिया गया, देखिए इप्सिलॉन दिया गया है, तो मतलब पांचवा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पांचवा वाला क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक ना। छठा वाला क्या दिया गया है, छठा वाला क्या दिया गया है, यक्ष संख्या 6 से कम एक सम प्रकृत संख्या, फिर क्या दिया गया, सबसेट में करके दिया गया है, एक प्रकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 6 तो विभाजित करेगा, छठवा के 36 6 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये सत्य है। 6 विभाजित हमारा करेगा, छठवा के 36 कट जाएगा सीधे सीधे, तो हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, छठा वाला क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक ना। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, छठा सही है, ठीक ना।
समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? बिल्कुल फटाफट करिएगा, ठीक ना। ये सारी चीजें बिल्कुल आसान है। बाकी इसके बाद अपना जो है हमारा क्लास चलेगा, ठीक ना। इस क्लास का जो हमारा है, ये जो हमारा दिया गया है क्लास 11 का दूसरा चैप्टर चलेगा, ठीक ना। आइए तीसरा वाला क्या दिया गया है, दिया गया हमारे पास है ए इक्वल स्क्रीन पर आपके दिख रहा है 1 2, फिर क्या दिया गया है 3 4 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, उसके बाद बंद कर दिया, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये हमें बताना है, ठीक ना। क्यों नहीं है, तो पहले वाले में क्या दिया गया है, पहले वाले में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 3 दिया गया है 4 दिया गया, 3 दिया गया है 4 दिया गया, ठीक ना। सबसेट ए कर दे रहा है, ये हमारा क्या गलत है, क्यों गलत है, एक चीज आप लोग बताइएगा, ये क्या इसका एक सबसेट है, ये तो कंपोनेंट है ना, क्या कंपोनेंट है, सबसेट नहीं है ए का है। ए का सबसेट कब होता है, जब कोई संख्या हमारे समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में रहती है, तब वो ए का एक सबसेट होता है। लेकिन यहां पर देखिए ये कंपोनेंट के थ्रू दिया गया, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगर कंपोनेंट पूछेगा तो ए इप्सिलॉन जो हमारा ए हो जाएगा, ठीक ना, और उसके बाद यहाँ 3 4 पूछेगा तब ये जाके हमारा होगा। समझ में आई बात ना। तो ये जो हमारा 3 4 दिएगा इसका एक सबसेट नहीं है, क्या है, एक सबसेट नहीं हमारा है ये। समझ में आई बात ना। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या दिया गया, 3 दिया गया है 4 दिया गया, फिर वही चीज दिया गया है दूसरे वाले में 3 दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे इप्सिलॉन करके दिया गया है ए। अब चीजें वही देखिए, चीजें सेम दी गई ना, सिर्फ सिंबल यहाँ पे सेट सबसेट था, यहाँ पे इप्सिलॉन कर दिया, तो ये सत्य हो जाएगा। मतलब ये जो ए का एक समुच्चय है, इसका एक कंपोनेंट 3 और 4 है, इसका एक कंपोनेंट है। जब कंपोनेंट रहेगा तो वो सत्य रहेगा, जब सबसेट की बात कर देगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो पहला वाला हमारा क्या है, गलत है, एंड दूसरा वाला हमारा क्या है, सही है, ठीक ना। दूसरा वाला हमारा क्या है, सही दिया गया है। चलिए तीसरा वाला क्या दिया गया है, तीसरा वाला ये भी तो हमारा एक सत्य दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक इसका सबसेट के रूप में आ जाता है, ठीक ना। तो तीसरा वाला भी हमारा एक सत्य है, ठीक ना। चौथा वाला क्या दिया गया है, 1 इप्सिलॉन ए दिया गया, तो मतलब एक का एक कंपोनेंट तो है ही, ठीक ना। चौथा वाला क्या है, चौथा वाला हमारा दिया गया, तो मतलब 1 इप्सिलॉन ए दिया गया, तो मतलब ये सत्य है, क्या है, सत्य, इसका एक कंपोनेंट है, ठीक ना। पांचवा वाला क्या दिया गया है, 1 सबसेट ए, मतलब ये गलत है, क्योंकि भैया इसका सबसेट तो है ही नहीं, सबसेट कहाँ, कंपोनेंट तो है ना। ए का एक सबसेट बी है, सॉरी 1 का सबसेट ए है, नहीं है, ये कंपोनेंट सारे के सारे हैं, सबसेट कोई नहीं है, ठीक ना। छठा वाला क्या दिया गया, ये भी हमारा एक सबसेट दिया गया है, क्या दिया गया, सबसेट दिया गया, क्योंकि भैया एक यहाँ पे 1 2 5 एक क्या, एक कंपोनेंट है, सबसेट नहीं है, कोई भी सबसेट नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा छठा होगा वो भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसेट नहीं है, कंपोनेंट है, जहां पर सबसेट की बात कर देगा तो वो गलत हो जाएगा, अगर कंपोनेंट की बात कर देगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। इस हिसाब से देखिएगा। तो सातवां वाला क्या बोला, 1 2 5 1 2 5, ये क्या है, कंपोनेंट बोला, ठीक है, क्या बोला, कंपोनेंट बोला। लेकिन यहां पर देखिएगा इसके अंदर क्या दिया गया, 3 4 दिया गया, सभी है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी कि जो हमारा है सातवां है वो सत्य है, ठीक ना। छठा एक सबसेट बोल रहा है, छठवां वाला जो हमारा है सातवां, आठवां क्या बोल रहा है, एक जो हमारा है सबसेट बोल रहा है 1 2 3 सबसेट ए, यानी कि ये भी हमारा सत्य है, ठीक ना। भाई मतलब सभी का समुच्चय होता है, तो इस हिसाब से जो हमारा है वो 9वां वाला सत्य है, ठीक है। 10वां वाला हमारा सत्य है, फाइव सबसेट यानी कि क्लियर है कि नहीं है, फाइव सबसेट ए बराबर मतलब सत्य दिया गया है, ठीक ना। अब एक 11 वाला दिया गया है, 11 वाला क्या है, 5 सबसेट ए, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5 का एक सबसेट ए जो है नहीं हो सकता अभी, क्योंकि ए जो हमारा वो समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आई बात ना। तो पहला वाला जो हमारा है गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा जो हमारा गलत है, छठा जो हमारा गलत है, सातवां गलत है, ठीक ना। सातवां वाला सही है, आठवां वाला सही है, 9वां सही है, 10वां सही है, 11 वाला हमारा गलत है, क्या है, 11 वाला हमारा गलत है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। ये क्या आपका है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है।
समझ में आई बात ना। चौथा वाला दिया गया क्या, एक इसका उप समुच्चय है, उप समुच्चय हमें बताना है, ठीक ना। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो पहला वाला क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए का एक समुच्चय, क्योंकि एक तक ए रहेगा, ए रहेगा, दूसरे में हमारा क्या रहेगा, फाई रहेगा। क्यों रहेगा फाई, क्योंकि फाई जो हमारा हो सभी का एक उप समुच्चय होता है, सभी का, क्योंकि फाई में कोई भी समुच्चय नहीं है, तो ये सभी का एक सबसेट रहेगा, यानी कि उप समुच्चय रहेगा। तो पहले वाला के ये लिखा जाएगा, ठीक ना। दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरा वाला दिया गया है ए दिया गया है, बी दिया गया है, क्या है, ए दिया गया है, बी दिया गया है। तो इसका ए तो खुद का एक रहेगा, ठीक ना, सबसेट का, और बी भी खुद का रहेगा एक बार, फिर ए बी ये दोनों खुद के रहेंगे, क्लियर ना। तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला, क्योंकि देखिए ये सब चीजें हम आपको समझाए हैं, ये तो सिर्फ आपका एक रिवीजन चल रहा है, इस हिसाब से देखेंगे तो हम। तीसरा वाला क्या दिया गया है, 1 2 3, इसका हम करेंगे तो एक का खुद का एक सबसेट है, दो खुद का एक सबसेट है, तीन खुद का एक सबसेट है, एंड दो तीन खुद का एक सबसेट है, और एक जो है, एक क्या दिया गया है, दो एक खुद का एक सबसेट है, एंड एक दो तीन खुद का एक सबसेट है, ठीक ना। ये इस टाइप से चला जाएगा, समझ में आई बात ना। अब फाई की बात अगर हम कर लेते हैं, चौथा वाला फाई खुद का एक सबसेट है भैया, फाई जो हमारा खुद का एक सबसेट है, समझ में आई बात ना, क्लियर ना। तो पहले वाला का ये हो गया, दूसरा का ये, तीसरा का ये, चौथे का हमारा फाई खुद का एक सबसेट है। समझ में आई चौथा क्वेश्चन की, नहीं समझा, हमारे हिसाब से तो आपको समझ भी आ जाना चाहिए भाई चौथा वाला क्वेश्चन भी, ठीक ना। बाकी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 वाले क्वेश्चन को हम समझाएं। 5वें में क्या दिया गया, पी एक कितने अवयव हैं यदि ए जो पी एक कितने अवयव हैं, ए बराबर क्या दिया गया, 5 दिया गया है, ए बराबर 5 दिया गया है, क्योंकि पी यानी कि पावर, यानी कि यहाँ से कहाँ पूछा है, ये पावर सेट से पूछ रहा है, ठीक ना। अगर 5 हमारा है तो 5 में कोई भी समुच्चय नहीं होता है, ये खुद का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, खुद का एक उप समुच्चय और सभी का एक उप समुच्चय होता है। तो इसके जितने भी पावर रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिर्फ एक रहेगा पावर, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट दिया रहता है, जैसे कि 1 2 कर देता है, तब इसका कोई एक पावर बनता है, अन्यथा अगर यहाँ पे 5 दिया गया तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, ठीक ना। तो वह सिर्फ एक ही का रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट का राइट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किसका, 5वें वाले का, ठीक ना। 5वें वाले का राइट आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आई बात ना, चलिए समझ में आ गई है। 6वां वाला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित को स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिख लिए, -4, फिर क्या दिया गया है, लेस देन x, फिर लेस देन इक्वल 6 दिया गया, ठीक ना। तो इसका जो अंतराल होगा वो -4 होगा एंड 6 होगा, क्योंकि लास्ट वाला हम ये तो देखेंगे अंतराल कितने का है, -4 यहाँ पर है स्टार्टिंग में, और एंड में क्या है, 6 दिया गया है, तो इसका अंतराल क्या होगा, -4 होगा और 6 होगा, क्या होगा, -4 होगा और 6 होगा, ये रहा पहले का, ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया है, -12 लेस देन, यानी कि -12, ठीक ना, लेस देन x लेस देन -10। तो यहाँ पे जो इसका अंतराल होगा वो -12 होगा एंड -10 होगा, ये रहा इसका आंसर, इसका अंतराल है, क्लियर ना। ये इसका अंतराल दिया गया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब कुछ। बाकी तीसरा वाले में 0 से 6 अंतराल हो जाएगा, और चौथे वाले में 3 से 4 हो जाएगा अंतराल, बस यही दिया गया है। समझ में आई बात ना, बहुत ही छोटा छोटा भैया, बहुत ही छोटा छोटा है, इसको आप भी कर सकते हो, बस मैं तो ऐसा ही ट्राई कर रहा हूँ एक बार कि देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। वो तो मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप से बता रहा हूँ। 7वां वाला क्या दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, क्या दिया गया, पहला वाला -3 0 दिया गया, तो -3 यानी कि x रेशियो x इप्सिलॉन r, क्योंकि ये रियल नंबर में चल रहा है, किस में चल रहा है, रियल नंबर में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3 लेस देन, क्या है, -3 लेस देन x लेस देन 0, ये हो जाएगा इसका, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, -3 से है, तो ये इसका पहले का हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना। और दूसरा वाला क्या दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, 6 दिया गया, 12 दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा x लेस देन x इप्सिलॉन r, ठीक ना, क्या दिया गया, 6 दिया गया, फिर 12 दिया गया, ठीक ना। तो इस हिसाब से 6 लेस देन इक्वल, क्योंकि 12 यानी कि 2 गुना है,
तो x लेस देन इक्वल 12, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। बस इसी प्रकार से हमारा तीसरे का है और चौथे का है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा तीसरा दिया गया और चौथा दिया गया। तो उम्मीद है कि आप तीसरा और चौथा कर सकते हैं। समझ में आई बात ना। तीसरा और चौथा हमारा ऐसे होता है। पहले में तो समझ में आ गया, दूसरे में समझ में आ गया, तीसरा चौथा आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हमारा हो गया प्रश्नावली नंबर 3.1.3 का 7वां क्वेश्चन खत्म। 8वां बात करते हैं 9वां। बस 2 ही क्वेश्चन और दिया गया, 8 और 9 दिया गया, बहुत ही छोटा है। 8वां में क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। क्या है, पहले में दिया गया समकोण त्रिभुज का समुच्चय, दूसरे में दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम पहले का करना चाहेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज का त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज का एक समुच्चय होता है 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 कोण दिए जाते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। पहला वाला को हम लेंगे क्योंकि एक क्या है, एक समुच्चय इसका बनेगा, ठीक ना। दूसरा वाला समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, तो ये समस्त जो है ये समतल के त्रिभुज पे चलेगा, ठीक ना, समतल में रहेगा। ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी ये त्रिभुज इसमें है, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला रहेगा। आप लोग पहला वाला क्लिक कर लीजिएगा, ठीक ना। 8वां का पहला हमारा रहेगा। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं 9वां का और इस प्रश्नावली का आखिरी वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा है वो हमारा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक ना। एक और बचेगा, उसको भी हम हल कर देंगे। तो 9वां क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6 एंड C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सर्वात्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 1 3 5, ठीक ना। बी में दिया गया है 2 4 6 एंड सी में दिया गया है 0 2 4 6 8 दिया गया है। क्लियर ना। तो ए बी सी में कौन से सर्वात्रिक समुच्चय के लिए जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 0 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक ना। और चौथे में क्या दिया गया है, 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम सभी का सर्वात्रिक समुच्चय लेंगे, सर्वात्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है, सभी समुच्चय, मतलब समुच्चय ए बी सी जो है, तीनों समुच्चय के अवयव जो एक ही समुच्चय में होने चाहिए। तो आप यहाँ पर बताइए तीनों समुच्चय के कौन से हैं। ए में क्या दिया गया, 1 3 5 दिया गया है, तो 1 3 5 यहाँ पर भी नहीं है, ठीक ना, है, बाकी 8 तक नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 10 तक दिया गया, तो यानी कि तीसरा वाला हमारा सही। अगर हम तीसरे को लेंगे तो तीनों के तीनों जो हमारे यहाँ समुच्चय हैं वह एक ही में आ जाएंगे। समझ में आई बात ना, एक ही में आ जाएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेके 8 तक है, 0 से लेके 8 तक है, तो 0 से लेके 8 तक है, सभी को जब हम लेंगे, इसका सभी का सर्वात्रिक समुच्चय लेंगे तो वो तीसरे में आ जाएगा, क्योंकि 0 से लेके 10 तक दिया गया है, ठीक ना। तो ये सभी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो तीसरा का हमारा होगा उसको हम लेंगे तो तीनों के तीनों जो हमारे सर्वात्रिक समुच्चय एक ही में कवर हो जाएंगे। समझ में आई बात ना। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली नंबर 1.3 का 9वां वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा हो गया है पूरी तरीके से खत्म, ठीक ना। अब जो हमारा है वो प्रश्नावली हो गया खत्म। एक प्रश्नावली और बची है जिसको हम अगली क्लास में समझा देंगे। उसके बाद जो हमारा चलेगा वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।